नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एन शो में। पिछला हफ्ता कई मायनों में बहुत इंटरेस्टिंग था। एक तो सबसे बड़ी खबर ये निकल के आई थी कि आईटी जो कंपनीज नतीजे पेश किए लास्ट फ्राइडे के टीसीएस से लेकर के इस हफ्ते के इन्फोसिस तक बहुत ही खराब नंबर दिए उन्होंने और उसके बाद स्टॉक की पिटाई हो गई। लेकिन इसके अलावा भी ओवरऑल मार्केट काफी वीक होता चला गया और काफी वीकनेस के साथ उसने अपनी क्लोजिंग बाई वीकेंड तक दी और बहुत सारे फैक्टर्स उसमें काम कर रहे थे। इवन फ्राइडे आते आते तो मतलब एक भी अच्छी खबर ढूंढने से नहीं मिल रही थी, चाहे वो करेंसी हो, क्रूड हो, बॉन्ड हो, एफआईआई हो, डीआईआई हो, सब में तकलीफ थी। तो नंबर्स पहले हम लोग देखते हैं ऐसे में क्या थे। वीकली बेसिस पर आप देखिए 20 से 24 का हफ्ता जो था उसमें आप हाईलाइट आपको दिख रहा होगा, निफ्टी आईटी इंडेक्स 10% से ज्यादा गिरा है और एफएमसीजी इंडेक्स 2.25% चला। इसके पीछे एक कहानी है, उसको हम लोग डिकोड करेंगे। इसी तरीके से आप एफआई के देखिएगा नंबर, तो जो थोड़ा सा मूड ठीक हुआ था वो फिर से खराब हुआ है और वीकली बेसिस पर अब एफआईआई मतलब भारी मार्जिन से लीड कर रहे हैं डीआईआई को। ऐसे ही आप ईयरली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे देखेंगे और एफआईआई को एफएनओ में इनकी जो पोजीशन है वो भी आप देखिए, वो सारे नंबर कुछ कुछ कहानी अपनी इंडिकेट कर रहे हैं। इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे, एसेट क्लास में क्या चल रहा है, एडवांस डिक्लाइन क्या चल रहा है। 3 सवाल मेरे मन में इन सब डेटा को देख के उठे जो मैं आपके बिहाफ पे सुनील सर से पूछता हूं। पहला सवाल तो है कि व्हाट इज द प्रेजेंट मार्केट स्ट्रेटजी ऑफ एफआईआईज एंड डीआईज। हमने लास्ट वीक भी इसको डिस्कस किया था डिटेल में विद नंबर्स। आज फिर से इसको रिविजिट करेंगे कि क्या कुछ उसमें चेंज हुआ है। आईटी इंडेक्स 10% गिरा है, नंबर्स बहुत खराब आए कंपनियों के। तो अब इस सेक्टर में आगे क्या हो सकता है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और तीसरा है व्हाट विल बी द गुड ट्रिगर्स फॉर द अपकमिंग वीक। अगले हफ्ते क्या चीज है जो सिल्वर लाइनिंग होगी, जो मार्केट को थोड़ा सपोर्ट दे सकती है। इन सारे सवालों के जवाब लेंगे सुनील सर के साथ। शो शुरू करने से पहले शुभ काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम लोग 1 लाख के बेंचमार्क के काफी करीब पहुंचने वाले हैं। थैंक यू सो मच ऑल द व्यूअर्स। तो सुनील सर बहुत बहुत स्वागत है और एडवांस में आपको बधाई दे रहे हैं, हम लोग 1 लाख के करीब पहुंचने वाले हैं। आप अपना शो काफी लोग लाइक कर रहे हैं, लेकिन लोग बड़ी दिलचस्पी से इंतजार करते हैं अपने इन दोनों शोज की। कमेंट में लिखते हैं कि एनालिसिस बहुत ही जरूरी होता है वीकली बेसिस पे। तो मैंने सोचा कि उनकी तरफ से 3 क्वेश्चन जो हर हफ्ते में पूछता हूँ, इस हफ्ते के 3 क्वेश्चन मेरे ये हैं कि एफआईआईज और डीआईआईज कर क्या रहे हैं सर ये लोग। हाँ, तो पहले एफआईएस की बात करते हैं। देखिए, एफआईएस की बात यह है कि जो सिचुएशन उनको लास्ट वीक में लग रहा था, अगर लास्ट वीक की शो कोई जाके वापस देखे तो एक्चुअली एफआईएस नेट बायर्स बन रहे थे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। प्रीवियस वीक की बात कर रहा हूँ मैं। और इस हफ्ते की शुरुआत में 1000 करोड़ नेगेटिव, उसके पहले 900 करोड़ का पॉजिटिव था फ्राइडे को और कुछ 600 करोड़ का पॉजिटिव था प्रीवियस थर्सडे को। तो उतनी डरावट नहीं थी, ठीक है, 1000 करोड़ दिस वे दैट वे मामला ठीक था। फिर 2000 करोड़ बन गया, फिर भी ठीक लग रहा था। बट ये 23 और 24 को जो जियोपॉलिटिकली वॉर के बारे में खबर आई और तेल बढ़ गया, तो क्या हुआ कि मार्केट में एफआईएस ने अपनी सेलिंग कम किया था क्योंकि उनको लगा कि इंडियन मार्केट का अभी एक ओवर करेक्शन हुआ क्योंकि सभी बैड न्यूज़ प्राइस में थे और अगर वॉर अच्छी चलती है तो मार्केट पलट सकती है करके उन्होंने भी अपना सेलिंग का प्रेशर। तो क्यों मैं ये बता रहा हूँ कि मैं वीकली बेसिस में मैं परचेसेस और सेल्स अलग ट्रैक करता हूँ। तो उसकी पहले वीक की बात कर रहा हूँ मैं कि पहले था शुरुआत में कि इट वाज ऑलमोस्ट 65% सेलर्स 35% बायर्स, तो नेट 30% था। बट टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीक जब वो इक्वल हुआ था इट वाज 50-50। यस, तो व्हाट हैपेंड इज दैट इक्वली मैच, यानी जो सेलिंग का प्रेशर था वो कम हुआ और बाइंग का भी थोड़ा बढ़ा, तो दोनों तरफा मूव आ रहा था। तो यानी एक नेगेटिव व्यू को इंडिया का स्टेबलाइज कर रहे थे, राइट। मगर ये अचानक से इस हफ्ते जो एक वॉर में मोड़ ले लिया कि इट वाज नॉट लुकिंग लाइक इट इज गोइंग टू गेट सॉल्व्ड, तो तेल वापस एकदम 106-107 जब चलने लगा तो उन्होंने अपना वापस एक बैरिश अप्रोच शॉर्ट टर्म में
उठा लिया। तो ये दिख रहा है, इसलिए आपको लास्ट 2 डेज देखिए एकदम से 2000 टू 3200 60% राइस, और फिर 3000 टू 8000 को 100% राइस। तो ये जो सिचुएशन है कि इंडिया का, इट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द ऑयल प्राइस ट्रेजेक्टरी, राइट। तो इसलिए मैं मानता हूं कि इससे डरना नहीं है, बिकॉज वॉर ऐसी चीज है, एक डिजिटल चीज है, या 0 है या 1 है, वॉर है या ना है। क्योंकि मेरी रीड में जो है कि अल्टीमेटली अमेरिका एक वॉर को खत्म करने की स्थिति में ही है, मगर उनको वॉर विक्ट्री करके ही खत्म करना है। किसी हाल पे वो हार गए करके वॉर को खत्म नहीं करेंगे। सेम इज द केस विद ईरान, वो भी कुछ ढूंढ रही है कि कुछ हम हासिल करें और हमारे जनता को बता दे कि हमने ये अचीव किया। तो प्रॉब्लम अभी है कि कैसे वो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट को तय करेंगे कि दोनों विक्ट्री एक तरह से अपनी जनता के लिए कह सकती है, और उस पर अमेरिका शॉर्ट टर्म में दबाव और भी बढ़ा रहा है थ्रू इट्स एक्शंस, क्योंकि ही वांट्स टू क्विकली कम टू अ सॉल्यूशन। बट अभी भी वो बूट्स ऑन द ग्राउंड की बात नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमिकली अभी वॉर शिफ्ट हो गया। तो मेरा एक व्यू है कि ऑफ कोर्स अंटिल ये एक्चुअली एंड होती है, दिस ऑयल प्राइस एंड दिस नेगेटिविटी रहेगी, बट बी प्रिपेयर्ड कि ये एकदम से सडनली पलट सकता है द वॉर की सिचुएशन ही, बिकॉज अमेरिका के लिए ये वॉर पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली बहुत महंगा पड़ रहा है। ओके, उन्होंने बहुत बहुत महंगी आर्मामेंट्स को इस्तेमाल किया है टू फाइट दिस वॉर। ऑलरेडी उन्होंने 35 to 40 बिलियन डॉलर्स का खर्चा किया है और 200 बिलियन डॉलर की मांग की है विद पेंटागन, विद द कांग्रेस। और सेकंड बात है इन्फ्लेशन भी। तो मेरे ख्याल में वॉर बहुत ब्लीक दिख रही है आज, क्योंकि कोई भी एक बातचीत गठबंधन की बात ठीक नहीं हो रही है, मगर सडनली ये वॉर जैसी चीज पलट सकती है। तो फर्स्ट थिंग मैं कहता हूं कि FIS की रिएक्शन इज टू मेनली टू द ऑयल प्राइस, और उसके अलावा और एक भी चीज है जो थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे, और एक जो कारण है उनका सेलिंग का, वो जब सेक्टर डिस्कस करेंगे वो एक बिगर ट्रिगर था उनके लिए। ओके, वो बाद में डिस्कस करते हैं आपके लिए, क्योंकि अब DIS की बात करते हैं। तो DIS का तो ये एक स्टैंडर्ड चीज है, मैं डर नहीं रहा हूं यहां पर, क्योंकि जो बात है कि वो अपना जो कैश बैलेंस को बढ़ाकर एक अर्निंग सीजन की प्रॉपर एनालिसिस करके फिर डिप्लॉय करने की स्थिति में है। तो इसलिए मेरा मानना है कि लास्ट डे में देखिए ऑलमोस्ट 5000 करोड़ ने खरीदा, जब FIS ने सेलिंग इंक्रीज किया उन्होंने स्टेप अप किया, राइट। तो टू सम एक्सटेंट DIS कैश थोड़ी रख रहे हैं, मगर जब भयंकर गिरावट किसी में आ रही है तो उसको खरीदने के लिए तैयार है, राइट। अदरवाइज अर्निंग सीजन का इंतजार है। तो मैं यहां पर एक पॉजिटिव सा चीज निकालूंगा कि एज लॉन्ग एज हमें क्लैरिटी है कि FIS क्यों बेच रहे हैं, और एज लॉन्ग एज हमें क्लैरिटी है कि DIA जब भयंकर करेक्शन होता है कुछ स्टॉक्स उनकी वैल्यू जोन में आती है, क्योंकि देखिए एक फर्क होता है वैल्यूएशन जो FII देखते हैं और वैल्यूएशन जो DIA देखते हैं। FII देखते हैं वैल्यूएशन को बाकी देश के माफिक, DIA देखते हैं वैल्यूएशन को अपने हिस्टोरिकल एवरेज के माफिक। तो दोनों का वैल्यूएशन एक ही चीज है, मगर दोनों कंप्लीटली डिफरेंट अपना जो ग्लासेस पहन के देखते हैं। तो अगर रिलेटिवली इंडियन मार्केट की गिरावट बाकी मार्केट इमर्जिंग मार्केट से ज्यादा हो गया तो FIS के लिए वैल्यू जोन में आते हुए दिखेगा, वेरएज DIS के लिए कुछ भी करेक्शन हो अपनी लॉन्ग टर्म एवरेज से बेहतर ही आ रहा है, राइट। सवाल ये उठता है कि DIS सोच समझ के स्टॉक और सेक्टर चुन के खरीदारी करेंगे। यहां पर पैसिव फंड्स का ब्रॉड मार्केट का बाइंग उतना बड़ा नहीं है, अभी भी टोटल पैसिव फंड्स का खाली 15% या कुछ है टोटल मार्केट का, वेरएज FI के पैसे में पैसिव इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो पैसिव फ्लोज जो आते हैं, तो इसलिए वो इंडिया को ही खरीदते हैं इंडेक्स के हिसाब से। इंडिया यानी 35% बैंकिंग, 15% IT, जो भी FMCG का 1%।
तो वो इंडिया को ही खरीदते हैं या इंडिया को ही बेचते हैं, समझ रहे हैं आप। तो एफआईएस का ज्यादा स्टॉक पिकिंग या उतना ज्यादा सेक्टर पिकिंग नहीं होता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं होता है, मगर ज्यादातर वो एक इंडिया को बेचते हैं तो पूरी इंडेक्स में जो चीज है उसको बेचते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अनलेस एक सेक्टर में बैड न्यूज आ गया तो फिर वो अंडरवेट उस सेक्टर को करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों अलग तरीके हैं देखने का। तो इसीलिए मेरा मानना है कि जो भी करेक्शन हुआ है थर्सडे और फ्राइडे को, राइट, वो डीआईएस को और बाइंग की ओर बढ़ा रही है, क्योंकि उनको बहुत से स्टॉक्स और सेक्टर्स शायद और बेहतर अपने वैल्यू जोन में आते हुए, और नेचुरली अर्निंग सीजन की एक क्लैरिटी के लिए भी इंतजार है। मगर एक चीज जो हो रहा है, जो हम सेक्टर में आते तो डिस्कस करेंगे, तो वो ये है कि मार्केट एक नर्वस स्टेट में है। तो इस नर्वस स्टेट में गुड न्यूज और बैड न्यूज दोनों को ढूंढता है मार्केट, और रिएक्शन टू गुड न्यूज और बैड न्यूज एक्सट्रीम होता है बोथ वेज। क्योंकि एक दिग्गज कंपनी ने एक सेक्टर में अच्छा अर्निंग्स दिखा दिया तो वो सोचते हैं कि ये सेक्टर में ही अभी वैल्यू जोन में आ गया, क्योंकि सभी अर्निंग्स अच्छे होंगे तो जाके खरीदारी दम के करते हैं, और एक में बैड आ गया तो पूरी सेक्टर का एक वाट लग जाता है। तो ये एक नर्वस मार्केट की इंडिकेशन है, जहां पर एक हर्ड मेंटालिटी जो कहते हैं ना, तो क्योंकि उनको लग रहा है कि एक अच्छी कंपनी दे दी, बाकी अगर दे देगी उसके पहले खरीदो, बिकॉज मार्केट में पैसा बनता है रिजल्ट आने से पहले खरीदने से, राइट। तो वाइल डीआईएस आर वेटिंग फॉर द अर्निंग सीजन, उनको जैसे ही एक इंडिकेटर मिल रहा है कि इस कंपनी इस सेक्टर में एक अच्छा अर्निंग्स भी दिखा रही है, अच्छी गाइडेंस भी दिखा रही है, तो वो आसानी से कहते हैं कि बाकी कंपनियों को भी कुछ ना कुछ तो भलाई हो जाएगा, तो रादर देन वेट फॉर द रिजल्ट अभी मैं खरीद लूं, समझ रहे। सो दिस इज बिकॉज उन्होंने कैश रख के बैठा है, तो इसीलिए वो ऐसे कर रहे हैं डीआईएस। और यहां पर रिटेल का भी यही काम है, तो रिटेल पार्टिसिपेशन में भी हम आते हैं, मगर यहां पर तीसरा प्लेयर जो है रिटेल है, और लास्ट वीक रिटेल का बहुत अहम रोल रहा है, में आएगा, क्योंकि इस हफ्ते में रिटेल ने भी एक कॉल इनिशियली शुरू में ले लिया कि मार्केट का करेक्शन ओवरडन और बहुत गिर चुकी है, अभी एवरेज करने की टाइम वक्त आ गई है, तो रिटेल थोड़ी पैसा लगाना शुरू कर दिया इस हफ्ते में ही, और वो भी एक हर्ड मेंटालिटी से, एक कंपनी की अर्निंग अच्छी है तो उसी सेक्टर में जाके स्टॉक खरीदो, राइट। एक तो वो मैं कहूंगा, तो एफआईएस और डीएस की बात यही है, मैंने समराइज कर दिया कि एफआईएस का तेल से बहुत लेना देना था, सेकंड एक सेक्टर रिलेटेड इशू का भी लेना देना था इस हफ्ते में, तीसरी बात है कि उनके लिए वैल्यूएशन के लिए वक्त लगेगा कि फॉरवर्ड अर्निंग सीजन के बाद इंडिया का क्या गणित करें, फिर उसके साथ कंपेयर करके ही वो एक वैल्यूएशन तौर पर डिसीजन लेंगे, बिकॉज उनका एक रिलेटिव वैल्यूएशन का सिलसिला होता है। whereas डीआईएस अब पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, रखा भी है, और अगर पिछले महीने की फ्लोज को इसी महीने रहा तो और 40,000 करोड़ इस महीने भी पैसे आएगा, तो उनके लिए खरीदने के लिए पैसा है। और जैसे ही एक आइदर एक अच्छा करेक्शन किसी सेक्टर में आ जाए तो उसको खरीदने के लिए तैयार है, या फिर कोई दिग्गज कंपनी उस सेक्टर का अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे तो उसको भी खरीदने के लिए तैयार है। तो मैं मार्केट की सिचुएशन को ऐसे ही बताऊंगा, और वॉर अनसर्टेनिटी बहुत दिन कंटिन्यू हो सकती है, मगर जब खत्म होगी तो एकदम से पलट जाएगा एफआईएस आउटलुक, बिकॉज तेल का दाम डायरेक्टली आपको गिरने लगेगा। तो यही मेरी बात है। और एक बात याद दिला दो, तेल ऐसा नहीं है कि वापस आपको बहुत गिरेगा, 80-85 तक सेटल होगा, मगर मैं रिमाइंड करूं लोगों को, लास्ट वीक में एफआईएस ने लास्ट एंड ऑफ द वीक में थोड़ी खरीदारी की थे, तब तेल 95-96 ही पहुंचा था। तो क्या कह रहा हूं मैं कि 95 का तेल ऑलरेडी है, 105 नहीं था, राइट। तो वापस ये 95 आएगी तो भी एफआईएस अपना बिकवाली तो कम करेंगे, और अगर 80-85 तक आया थोड़ा खरीदारी भी शुरू कर सकते हैं। तो वही है कि नेक्स्ट वीक के लिए अगर इस बात की करें तो वॉर की सिचुएशन के ऊपर एफआईएस की फ्लो डिपेंड है, और अर्निंग सीजन के ऊपर डीआईएस की डिपेंड है। जैसे ही दिग्गज जाते हैं वो खरीदारी के लिए तैयार है। तो ये है समरी। आपकी ये जो स्लाइड है वो क्या बता रही है?
एक नंबर बड़ा स्कैरी है। देखिए हाँ 2025 का नंबर आप देखिए, 2025 में एफआई ने 3 लाख करोड़ की सेलिंग की थी, डीआई ने 8 लाख करोड़ की बाइंग की थी, और 2026 के शुरुआत में ही एक बार मार्केट ने न्यू हाई बनाया था। लेकिन इस साल तो अभी 4th मंथ कंप्लीट भी नहीं हुआ है और वो 2,26,000 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं। मार्च में तो ब्रूटल थे, तो अभी तो 8 महीने बाकी है सर। मगर इसमें ये ऐसे नहीं सोचना चाहिए नीरज जी, ठीक है? ये एंटायरली वॉर एंड ऑयल रिलेटेड है। जनवरी और फरवरी में देखे वेरी लो सेलिंग था, वेरी लो। तो यस, इसको प्लीज आप इसको एक्सटेंड मत कीजिए कि ये साल भर ऐसा होगा। जैसे ही वॉर खत्म होती है ये वापिस ये पॉजिटिव जो हो जाएगा। 40,000 करोड़ दिख रहा है उसी पे जाएगा, नहीं तो एक्चुअली आपको एफआईएस का सिंगल डिजिट मंथली में भी आ सकता है। तो मैं नहीं मानता हूं कि ये एकदम पलट के 1 लाख करोड़ पॉजिटिव होगा, नहीं, क्योंकि डैमेज ऑफ द वॉर तो है, मगर ये खाली मार्च और अप्रैल के कारण ये हुआ है। ये वॉर का, तो वॉर का सिचुएशन हम पूरे साल के लिए एक्सटेंड थोड़ी कर सकते हैं। तो मैं उतना नाराज नहीं हूं। ये एफआईएस ट्रू टू देयर रिलीजन है कि दे हैव नो यस, लव gained और लव लॉस्ट फॉर इंडिया। इंडिया इस वॉर में पिटा है बिकॉज वी आर ऑयल डिपेंडेंट, तो नेचुरली उनको भी उसका रेस्पेक्ट देना है। अगर नहीं बेचते तो वो पागल हो गए। तो मैं कुछ इसका एक्सटेंडेड, इसके ये बैड न्यूज को एक्सटेंड नहीं करूंगा। मैं ये भी कहूंगा कि देखिए अप्रैल में ये है 24 तारीख तक की डेटा, करेक्ट? तो मार्च में 1,22,000 करोड़ बिकवाली, अप्रैल में इसको एक्सटेंड करेंगे तो 70,000 करोड़ में कंप्लीट होगा। तो 50% ड्रॉप इन सेलिंग ऑफ एफआई, ऐसे भी सोच सकते हैं ना? ऐसे यस, नेगेटिव बिल्कुल। इसके मार्च में जो डर था उतना डर अप्रैल में नहीं है, क्लियरली दिख रहा है यस, आपको। तो इसको यस, प्लीज एक्सटेंड मत कीजिए। मई में मैं कॉन्फिडेंट हूं कि ये 25,000 में भी गिर सकता है, बिकॉज मई में मेरी उम्मीद है कि वॉर तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसको ज्यादा खींचा नहीं जा सकता है अमेरिका की तरफ से, बहुत नेगेटिव है। जैसे इलेक्शन भी नजदीक आ रही है, मिड टर्म इलेक्शन, रिपब्लिकन पार्टी की प्रेशर ट्रंप पे ऊपर होगी कि भैया कुछ करके करो, क्योंकि क्या हो गया अभी वो टैरिफ का रिफंड भी पे करने लगे, उनकी फाइनेंशियल हालत बहुत खराब है। करेक्ट। टैरिफ का भी रिफंड शुरू हो गया ना, 1.5 बिलियन यस। डॉलर जो भी है, तो उनकी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है। तो वॉर जल्दी खत्म हो जाएगा प्योरली फॉर दीज रीजंस। दिस इज नॉट सम मजहबी वॉर फॉर अमेरिका। ईरान के लिए मजहबी हो सकता है, अमेरिका लिए कुछ नहीं है इस पे। उनको कहना है कि मैंने देखो न्यूक्लियर स्टॉक प्राइस उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, और 37 साल से जो किसी प्रेसिडेंट नहीं किया मैंने किया, बस उसको वो जस्टिफिकेशन चाहिए भैया, कुछ और नहीं। तो मैं मान रहा हूं कि मैं बता रहा हूं ना कि मई मंथ भी ऐसा रहा तो समझिए कि 40,000 करोड़ की बिकवाली होगी, मगर जून में जरूर ये उतना टिकेगा नहीं। You will see this is a V-shaped curve, inverted V. जनवरी फरवरी फिर मार्च अप्रैल फिर गिरना लगा है। तो मैं बुलिश हूं कि शायद इस साल में भी 4 लाख करोड़ में खत्म होगा। इन लास्ट ईयर 3 लाख करोड़, तो फुल ईयर का 4 लाख करोड़ में खत्म होगा सेलिंग एफआईएस का, क्योंकि वो 2 महीने को हटाएंगे तो ठीक ठाक लगेगा। ठीक है, तो मैं उतना नाराज नहीं हूं। और डीआईएस की भी बात करें, देखिए लास्ट ईयर डीआईएस ने क्यों इतना खरीदा, क्योंकि सितंबर 2024 से एफआईएस जो बेच रहे थे उनको लगा था कि ये एफआईएस बेच रहे मगर मेरे पास पैसा है और मुझे डालना है इंडिया की आउटलुक पे। और ऐसी कुछ इतनी बुरी खबर इंडिया के बारे में नहीं थी। एफआईएस के लिए एआई के कारण क्यों बेचा लास्ट ईयर उन्होंने? एआई रेडी इंडिया नहीं है, तो एआई रेडी जो कंट्री है ताइवान कोरिया वहां पे डाला। पर हमारे देश की डीआईएस के लिए कोई ऐसा एआई रेडी अपॉर्चुनिटी नहीं था, पूरे देश के अंदर ही हम डालते हैं। तो जो भी एफआईएस बेच रहे थे ये खरीद रहे थे, इसलिए उन्होंने 8 लाख करोड़ पैसा डाल दिया। बट इस साल वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज 8 लाख करोड़ ऑलरेडी डाल दिया था। उतना भयंकर पैसा कहां से आएगा वापस, राइट? तो डीआई की बाइंग वो सेम 8 लाख करोड़ के लेवल पे बिल्कुल नहीं जा सकती है। मगर मेरे ख्याल में जो अप्रैल का 40,000 करोड़ है वो जरूर मैं मानता हूं कि ये अप्रैल के एंड तक जरूर आपको 50,000 करोड़ के करीब हो सकता है। ओके, और जून में ये आपको 70,000 75,000 तक पहुंच सकता है। यस, ओके, तो ये धीरे बढ़ेगा, बट ये डोंट एक्सपेक्ट एन 8 लाख करोड़ का रिपीट।
तो अगर आप हम्म, अभी क्या अप्रैल, इस साल की बात करें तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और ये 4 मंथ्स का आपको 3 लाख करोड़ दिख रहा है ना, हम्म, राइट। तो और 8 महीने हैं, मैं एवरेज 70,000 पकड़ूंगा तो हो जाता है 5,60,000, 5,60,000 प्लस 3 तो 8,60,000 हो गया। हो गया, यस। तो ये तो मैं उतना बैरिश नहीं हूं ये फ्लोस के बारे में। सर एक गुड न्यूज है अगले हफ्ते। वो गुड न्यूज ये है कि फ्राइडे को मार्केट बंद है। 4 दिन का ही रिस्क है। FII को एक दिन। मैं साल भर की बात कर रहा हूँ कि यस। मैं उतना क्या बोलते हैं बैरिश नहीं हूँ। मार्केट में करेक्शन अच्छा हुआ है और एफआईएस की भी सेलिंग कम होने की चांसेस है, डीआईएस की बाइंग भी धीरे धीरे बढ़ने की चांसेस है। तो मैं उतना नेगेटिव नहीं रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है, मगर कहाँ पे कैसे क्या करना है वो बाद में बात करते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं आपकी नेक्स्ट स्लाइड में। अब किसमें सेक्टर पे चलते हैं सर, या इस एफएनओ वाला देखते हैं? इस पे ये अगले हफ्ते के लिए ये बता रहा है आपको, ये मैं कहना चाह रहा था कि देखिए एफआईएस का ये जो देख रहे हैं पीसीआर रेशियो वो ऑलमोस्ट 9.9 से 0.72 गिरा है ड्यूरिंग द वीक, और लॉन्ग शॉर्ट का भी आपको इट वाज एट 2476 से 1882 गिरा है। यानी एफआईएस बिगिनिंग ऑफ द वीक में उतना शॉर्ट्स नहीं थे, उतना पुट कॉल में बैरिश नहीं थे जितने एंड ऑफ द वीक में हुआ है। तो ये मैं मानता हूं कि नेचुरली बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट वीक के लिए ये शॉर्ट पोजीशंस है। मगर एक अच्छी खबर है, आपने गिफ्ट निफ्टी को देखा? यस गिफ्ट निफ्टी ग्रीन में है। तो सर, वो मेरा मेरे को समझ मानना में नहीं आया क्यों है। वो मुझे समझ में क्यों ग्रीन। क्योंकि शायद बहुत से एफआईएस ग्रीन गिफ्ट निफ्टी में कौन खेलता है भैया? एफआईएस। करेक्ट। तो मैं कह रहा हूं कि ये शायद ये 2 दिन का करेक्शन उनके लिए अभी थोड़ी वैल्यू जोन करीब, इतना वैल्यू में नहीं कहूंगा बट जो एक ओवरसोल्ड सिचुएशन कह सकते हैं। तो मंडे को थोड़ी शॉर्ट कवरिंग से थोड़ी बहुत रैली भी हो सकती है क्योंकि इतना शॉर्ट्स है, करेक्ट। फुटबॉल और इतना वैसे भी बैरिश सर है। 0.72 का पीसीआर तो बहुत ही बाई जोन होता है। क्लोज टू गेटिंग देयर, राइट। यस। तो वही मैं कह रहा हूं, तो इसीलिए मैं मान रहा हूं कि थोड़ा शॉर्ट कवरिंग बेस रैली भी हो सकता है बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट वीक। तो वो भी है टिल द वॉर। सो इसीलिए इस हफ्ते का इट्स ओनली दैट थर्सडे फ्राइडे को जो नेगेटिव न्यूज आ गई थी उसी का इम्पैक्ट पूरे हफ्ते को हमारे लिए इतना खराब कर दिया। एफआई की भी बिकवाली बढ़ गई और शॉर्ट्स भी उन्होंने बढ़ा दिया। तो ये एक बहुत फोकस्ड 2 दिन का नेगेटिव ही पिछले हफ्ते का पूरा हफ्ते को खराब कर दिया, राइट। क्योंकि अगले स्लाइड में आप देखेंगे तो हमारी जो रिटेल की पार्टिसिपेशन के बारे में वो भी एक मैं बात करना चाह रहा हूँ। ये हाँ, ये वाली जो स्लाइड है उसके पहली वाली स्लाइड उसको छोड़ देते हैं, मैंने ये इसके नेक्स्ट स्लाइड ये वाली दिस वन नहीं नहीं ओके अब हम इस पे जाएंगे ना। हाँ इसमें करेक्ट, ये नेक्स्ट स्लाइड है ना। सर तो मैं यहाँ गिफ्ट निफ्टी बताऊं क्यों ग्रीन में है। मैंने हाँ कल मतलब शुक्रवार को एक ऐसे फन ट्वीट लिखा था, ऐसे ट्रेंड देखते हुए कि हमेशा 3:30 बजे के बाद पॉजिटिव खबरें आने लगती थी कि सीज फायर होने वाला है, वो मिलने वाले हैं, इस्लामाबाद में निकल चुके हैं, फ्लाइट में बैठ चुके हैं। तो मैंने इसे लिखा कि आज 3:30 बजे के बाद पॉजिटिव खबरें आएंगी। मुझे लगता है कि भाई ने उसको पढ़ लिया होगा, कुछ ना कुछ आएंगी, तो गिफ्ट निफ्टी ग्रीन हो गया। बट अभी अभी तक वो खबरें चल रही कि वो आने वाले हैं इस्लामाबाद 2-3 लोग। जी ठीक। तो ये स्लाइड में देखना है हमें खाली 2 ही सेक्टर को, ओके। आई मीन एनर्जी को डिस्काउंट कीजिए, ऑयल का दाम बढ़ता है तो एनर्जी का स्टॉक तो बढ़ेगा ही, ठीक है, वो नो ब्रेनर है। तो ऑयल का जो दाम आपने दिखाया ना, वो एक स्लाइड था ना, वो जी जी दिखाएं क्या? ऑयल का हफ्ते में अराउंड 8-9% कुछ बढ़ा है ना, 10% सर। 10% बढ़ा है, तो नेचुरली उसका एनर्जी का उसमें इम्पैक्ट दिखा, राइट।
नेक्स्ट एफएमसीजी और आईटी यस और बाकी बाकी ये 3 ग्रुप में डिस्कस करते हैं। तो एफएमसीजी का जैसे मैं कह रहा था, नेस्ले का बहुत बढ़िया रिजल्ट आया और गाइडेंस भी उन्होंने कहा अच्छा, और रूरल डिमांड का रिकवरी की भी आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट में एक खबर आई थी कि रूरल डिमांड बढ़ रही है। तो ये मिलाकर एक एफएमसीजी को एक बूस्ट, और जैसे मैंने कहा ना, ये है रिएक्शन टू नेस्ले की पूरा एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर खरीदारी शुरू कर दी। और इसमें कौन है कसूरवार? हमारे डीआईएस। उन्होंने 4,000 करोड़ जो खरीदारी की, उसमें एफएमसीजी का भी होगा। बस एक रिजल्ट को देख लिया, उन्होंने समझा कि अभी जाके बाकी सब एफएमसीजी को खरीद डालो, ठीक है। वो ये कहा, और एफएमसीजी में भी ज्यादा लार्ज कैप ओरिएंटेड भी है, ठीक है। और आईटी की बात करते हैं। तो दिस वाज अनदर रीजन कि एफआईएस ने भयंकर थर्सडे और फ्राइडे को अपना सेलिंग बढ़ाया, वाज बिकॉज ऑफ आईटी। बिकॉज आईटी की बात क्या है कि ऑन द सुपरफिशियल फेस निफ्टी की खबर ठीक थी, अर्निंग्स को देके उन्हें कुछ भी बात की, बट क्या इसमें नेगेटिव था कि एक उन्होंने गाइडेंस में टॉप ऑफ द गाइडेंस को एक रेंज बताते हैं इन्फोसिस ऑलवेज। तो पहले वो रेंज था 2.5, 3 to 4%, अब उन्होंने बॉटम को 1.5 कर दिया। यस, 1.5 से 3.5 तो वही रखा। सी, तो मार्केट ने ये खबर पड़ा कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ योर नंबर, तो एक सेफ्टी मार्जिन डाउन साइड में बिल्ड कर रहे हो ताकि नेक्स्ट फ्यूचर में आप गाइडेंस में बीट कर सकते हो, राइट। ये बहुत नेगेटिव था, बिकॉज दिस इज नॉट द वे, करेक्ट। आप साइलेंटली उस गाइडेंस के रेंज में नीचे का घटा रहे हो, राइट। दैट वाज नेगेटिव। सेकंड नेगेटिव है कि उन्होंने एआई के बारे में बातचीत की, बट देयर इज नो बिग मूव अबाउट द एआई बेस्ड बिजनेस का। सी, फर्स्ट थिंग क्या चाहिए ना एफआईएस को, ये जो अर्निंग्स एक बात है, जब वो एनालिस्ट का कॉन कॉल होता है उसमें एफआईएस पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। और ना मैं उसको सुन पाता हूँ, मैं तो अभी फंड मैनेजर नहीं हूँ, तो मुझे वो एक्सेस नहीं है, ना रिटेल उसको सुन पाते हैं, मगर डीआई के एनालिस्ट और एफआई के एनालिस्ट जरूर इस कॉल में शामिल होते हैं, और वो जो उधर क्वेश्चन उनसे पूछते हैं उसके आंसर से ही वो एक्शन लेते हैं, स्टॉक का सेलिंग या सेक्टर का सेलिंग। और वो आंसर्स सेटिस्फैक्टरी नहीं थी, ये कंक्लूजन हो आसानी से, बिकॉज द लेवल ऑफ द करेक्शन एंड द अर्निंग्स का जो डिसअपॉइंटमेंट उसमें संबंध ही नहीं है। उतना खराब रिजल्ट नहीं था कि पूरा आईटी इंडेक्स हफ्ते में 10% गिरे, एक ही दिन में 5% गिरे आईटी इंडेक्स। तो ये क्या है, एज अ लीडर ऑफ द इंडस्ट्री इन्फोसिस जो कहता है उसका इंपैक्ट सभी के ऊपर आ रहा है। और ये अर्निंग सीजन की बात ऐसी है कि एक लीडर जो कहता है उसका पूरा सेक्टर के ऊपर होता है। नेस्ले ने कह दिया, एफएमसीजी ने कर दिया हुए, आईटी इन्फोसिस ने कुछ कह दिया और उसने कॉन्फ्रेंस कॉल को ठीक हैंडल नहीं किया है। ये साफ जाहिर है इस रिएक्शन से। यानी एआई के बारे में जो एक फॉरेन एफआईआई के फंड मैनेजर के जो एनालिस्ट कॉल में उनसे पूछताछ कर रहे थे कि आप क्या करने वाले, क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे आपके बिजनेस मॉडल को बदल रहे हैं, जो भी आंसर उन्हें दिया, मुझे क्लू नहीं है कि क्या सवाल पूछे गए, क्या जवाब दिया, क्या मुझे कुछ पता नहीं है, मगर उनकी एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो ये बहुत बैड न्यूज है, बिकॉज अगर आप एक फ्यूचर के बारे में जो बिगेस्ट थ्रेट आपके सामने है उसके बारे में आप सही जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो एक्शन में क्या करोगे भैया। तो ये मैं मानता हूं कि ये बहुत बुरी सिग्नल है फंडामेंटली आईटी सेक्टर के लिए कि कोई भी ग्रोथ बेस्ड इन्वेस्टर अभी उसको छुएगा नहीं। तो ग्रोथ कैपिटल जितना लगा है वो हिस्से हटेगा, थोड़ा बहुत वैल्यू जोन में है क्योंकि इतना करेक्शन हुआ है, तो वैल्यू जोन में जरूर है। और इनके पास जो पैसा है, ठीक है, मैं भी एक गलत फहमी में था कि भयंकर कैश बैलेंस इनके पास है और ये एआई रिलेटेड कोई एक्विजिशन करके अपना हालत को बदलवा सकते हैं, ये मेरी सोच थी। फिर मैंने देखा कि इनके कैश बैलेंस कितना है देखा, और एआई कंपनीज की वैल्यूएशन को देखा, तो ये
10% ऑफ द एआई कंपनी भी नहीं खरीद सकती है, इनका कैश कुछ इट इज कुछ नथिंग इन नहीं द है। वर्ल्ड। यस, तो दे कांट बाई एनी एआई कंपनी। तो यस। इनका कैश का इस्तेमाल डिविडेंड देना, बोनस शेयर करना, इसी पे इस्तेमाल होता जाएगा। तो ये एक लॉन्ग टर्म डिविडेंड और इनकम सीकिंग इन्वेस्टर जो होते हैं, पेंशन फंड, उनके लिए अभी सही टेरिटरी में आ गई है। तो उनसे बाइंग थोड़ी आके इनके डाउन साइड को थोड़ा प्रोटेक्शन मिल सकता है। मगर ग्रोथ कैपिटल ये सेक्टर से अभी बिल्कुल हटने वाला है। तो ग्रोथ के लिए किसी ने भी खरीदा था, मैं एफआईएस की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं रिटेल इंडिया डीआई के बारे में बात में आता हूं। एफआईएस में जो भी ग्रोथ के कारण उन्होंने आईटी को खरीदा, वो निकलेंगे। एक फ्रेश सेट ऑफ इन्वेस्टर्स वैल्यू जो देख रहे हैं वो आएंगे। ओके, क्योंकि यस। आईटी में अभी भी करेंसी का हेज का एक बेनिफिट है, राइट। तो इंडिया की करेंसी वीकन हो रही है, तो आईटी से एक थोड़ा उनको प्रोटेक्शन मिलेगा अर्निंग्स ग्रोथ में। कांस्टेंट करेंसी में डिसअपॉइंट करेंगे, मगर रुपी में जो आएगा तो ऑटोमेटिकली उनकी इंडियन करेंसी की वीकनेस से थोड़ा बहुत एक बेनिफिट मिलता है। तो एक सेट ऑफ इन्वेस्टर्स जरूर यहाँ आकर आईटी खरीदेंगे, नो डाउट, बट ग्रोथ कैपिटल यहाँ से निकलेगा। तो वो किस लेवल पे ग्रोथ कैपिटल निकल के बाद ये उतना वैल्यू में आ गया तो इसके बाद सेलिंग खत्म हो जाएगा, ये कहना मुश्किल है। ओके, राइट। और डीआईएस की हालत क्या है कि डीआईएस के लिए एक तो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का मोर देन 10 लाख करोड़ एक्सपोजर ऑलरेडी आईटी के ऊपर है। यस। तो 10 लाख करोड़ का एक्सपोजर बैठे बैठे ऑलरेडी स्टॉक्स में है। तो अभी जाके उसको एवरेज करने के लिए हिम्मत नहीं होगी। वो आईटी का जो एनएवी में इनको नुकसान होगा, उसको दूसरे ग्रोथ सेक्टर ढूंढ के ही, बिकॉज वो अपना ग्रोथ वैल्यू में शिफ्ट नहीं कर सकते। एक फंड का एक पोजीशन होता है, उस हिसाब से है। अब वो बात को और खराब नहीं करना चाहते, यानी अगर वो भी जाके आईटी को बेचने लगे तो उनके ही पोर्टफोलियो में और भी खराब सिचुएशन हो जाएगी, राइट। तो डीआईएस बेचेंगे नहीं, सेलेक्ट स्टॉक पिकिंग करके कुछ उधर प्ले में रहेंगे, मगर उससे ज्यादा बाइंग सपोर्ट नहीं दे पाएंगे, बिकॉज उन्होंने इंडेक्स के हिसाब से 14% जो है इंडेक्स का वेटेज, करीबन 10-11% उनका ऑलरेडी है। तो इंडेक्स से अभी आईटी को कोई ओवर रिवेट नहीं कर सकता है, बिकॉज दैट विल बी, मैं पागल ही कहना चाहूंगा, इफ यू आर गोइंग टू ओवरवेट आईटी टुडे, तो इंडेक्स के वेटेज से अंडरवेट स्टेट में है, उसी पे रखेंगे, उसको कम कराएंगे नहीं। तो क्या है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग सपोर्ट फ्रॉम डीआईएस नहीं आएगा, बट स्ट्रॉन्ग सेलिंग भी नहीं आएगा, राइट। मगर रिटेल की जो पार्टिसिपेशन है, वो इस खबर के कारण उधर आईटी से बहुत सारे रिटेल और एचएनआई निवेशक निकलेंगे, क्योंकि उनका जो भी, अब मैं देख रहा था 3 साल में आईटी इंडेक्स में आपको 5% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। तो किसी ने इंडिविजुअल स्टॉक पे रखा होगा तो किसका 10% रिटर्न होगा। तो जो भी ग्रीन में है वो बेचेंगे, यानी 3 साल से जो भी होल्ड कर रहा है वो बेचेगा, रिटेल वाला। तो रिटेल साइड से भी प्रेशर आएगी। और क्या है कि नीरज जी अब है, फ्रीज हो गया आपका? यस यस यस। जो रिटेल में और इसमें आईटी में प्रॉब्लम और क्या है बताऊं, एक कि आईटी एफ&ओ में बड़ा प्ले है। तो स्टॉक फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में इसको शॉर्ट करने का भी मौका हेज फंड्स ढूंढेंगे। करेक्ट। तो वो एडिशनल प्रेशर, क्योंकि आईटी का सब एफ&ओ में है वो लिस्ट में, तो ये एक्टिवली ट्रेडर इन द एफ&ओ है। तो इसमें शॉर्टिंग आके प्राइस पे दबाव डालने का भी ऑप्शंस है। तो शॉर्ट टर्म में बहुत वॉलेटाइल रहेगा, राइट। और मेरा रिटेल निवेशकों को ये सलाह है कि देखिए भैया, आईटी का स्टोरी देखें तो ऐसी है कि कोविड के पहले ये एक यूटिलिटी कंपनी की तरह थी इस सेक्टर, स्टेडी अर्निंग्स, गुड वैल्यूएशन, बट जस्टिफाइड बाय द स्टेडी अर्निंग्स, रुपी डिप्रिसिएशन का बेनिफिट
इनको मिलता आएगा, तो एक सेफर जोन में विद प्रेडिक्टेबल अर्निंग्स ग्रोथ की स्टोरी थी और उसी हिसाब से इसका वैल्यूएशन भी था। ये कोविड ने आके इसको पलट दिया, कोविड ने आके आईटी को ग्रोथ सेक्टर बनाया। और आप अगर ट्रैक करेंगे ईपीएस ग्रोथ ऑफ आईटी कंपनीज, प्री कोविड और पोस्ट कोविड ज्यादा बदलाव नहीं था। तो एंटायर आईटी का जो रैली हुआ था वो वैल्यूएशन एक्सपेंशन के कारण हुआ था, करेक्ट, नॉट बिकॉज ग्रोथ सेक्टर के कारण उनका परसेप्शन ग्रोथ सेक्टर बन गया, बट रियलिटी में उनके अर्निंग्स में ग्रोथ का जो मोमेंटम था वो नहीं आया, वैल्यूएशन की एक्सपेंशन हो गई और उसी से पैसा बना आईटी में। अब वो हवा निकल रही है और वैल्यूएशन का कंप्रेशन हो रहा है। उनकी अर्निंग स्ट्रेटजी जो पहले थी अभी थी वो चलेगा। तो मैं क्यों ये कह रहा हूं कि अब ये एक वैल्यू जोन में है, तो एक रिटेल निवेशक को अपने पोर्टफोलियो में देखना चाहिए कि एक म्यूचुअल फंड के जरिए उनको ऑलरेडी इसमें 10-12% का एक्सपोजर तो उनको पोर्टफोलियो में है ही, ओके। उसके अलावा अगर उन्होंने आईटी में एक्सपोजर लिया थ्रू सेक्टर फंड और स्टॉक परचेज, तो उनको असेस करना चाहिए कि क्या मैं ग्रोथ और वैल्यू का जो ब्लेंड मेरे पोर्टफोलियो में है उसमें आईटी ग्रोथ में था तो उसको वैल्यू में शिफ्ट करना चाहिए। और अगर आप उस आईटी एक्सपोजर को वैल्यू में शिफ्ट करेंगे तो क्या आप ओवरऑल एक ग्रोथ इन्वेस्टर से वैल्यू इन्वेस्टर बन जाएंगे, तो आपको पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना पड़ेगा। आपके पोर्टफोलियो में जितना आप सोचते हैं एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर का थोड़ी वैल्यू ज्यादा होगा, अग्रेसिव का वैल्यू कम होगा इंडिया जैसे देश में, तो आप उस हिसाब से आईटी के ऊपर कॉल लीजिए कि वैल्यू में ये फिट होता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा डीआईएस इधर जाके ज्यादा बेचेंगे नहीं, ज्यादा खरीदेंगे भी नहीं, मगर एक बॉटम सपोर्ट होगा उधर। और वैल्यू जोन से इवन एफआईएस की वैल्यू ओरिएंटेड एफआईआईस और इनकम सिंग एफआईएस की बाइंग रहेगी। तो आप उस वैल्यू के हिसाब से आईटी को जो प्री कोविड का जो वैल्यूएशन था उस लेवल पे देख के इसमें खरीदारी या बिकवाली आप उस हिसाब से कीजिए। मगर ये इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर आपकी रिस्क एपिटाइट, आपकी ग्रोथ वर्सेस वैल्यू का क्या पोजीशनिंग आपके मन में है उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए, राइट। मगर थोड़े दिन के लिए इसकी वॉलेटिलिटी रहेगी, राइट। और अल्टीमेटली आपको देखें तो मैं करेंसी के बारे में देख रहा था, इस पिटाई में करेंसी का भी वीकनिंग हुआ, बट नॉर्मली आईटी बेनिफिट होता है करेंसी के वीकनिंग से, राइट। करेंसी का देखिए 94 पार कर दिया, राइट। मगर मैं प्रीमियम मार्केट को देख रहा था तो एक साल के बाद रुपये का लेवल 97.58 दिखा रहा है, विच इज अ 4% डिप्रिसिएशन। बिकॉज सो 3 to 4% डिप्रिसिएशन, तो डेफिनेटली आईटी के अर्निंग्स में रुपये में वो बेनिफिट तो आएगा। मगर आज 2 दिन में 2 रुपये वीकन हुआ, 2 दिन में ही आपको वो बेनिफिट आईटी में नहीं दिखा। बिकॉज आईटी नॉर्मली स्टॉक्स बेनिफिट होते हैं रुपये डिप्रिसिएशन, इस बार नहीं मिला है। तो एक उसमें भी एक अपॉर्चुनिटी बाइंग जोन की है कि जब ये हालत सेटल होती है दैट रुपये का जो स्टोरी है वो आईटी में भी प्ले होगा। तो मैं पैनिक नहीं करें आप, मगर रीअसेस करें कि आईटी सेक्टर ने पीआर काम बहुत खराब किया है। पीआर माने एनालिस्ट से अपनी स्टोरी कि एआई को कैसे हम हैंडल करके आगे बढ़ने वाले हैं, क्या हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन है, ये उन्होंने क्लियरली अच्छा नहीं किया। और शायद अगले क्वार्टर में अगर वो ये सोच समझ के एक अच्छा रिस्पॉन्स ढूंढ के बताते हैं अपनी स्ट्रैटेजी को, तो एक उधर बाउंस बैक भी आ सकता है। बिकॉज फॉरेनर्स को यही चाहिए कि ये एआई वाला जो बहुत बड़ा डार्क क्लाउड है उसको तुम कैसे टैकल करने वाले हो, ये मुझे क्लैरिटी चाहिए। जब तक वो क्लैरिटी नहीं देते सिचुएशन गंभीर होगी, राइट। तो वही मैं कह रहा हूं, तो एक ब्रॉड बेस्ड में सेल रिकमेंडेशन या ऐसी नहीं दूंगा। हर इन्वेस्टर को देखना चाहिए कि क्या आपकी शेयर है और आपकी वैल्यू का परसेंटेज के अंदर वो बैठता है कि नहीं, राइट। तो वही मैं सर इससे पहले कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में लूं, मैं आईटी के मतलब पिछले 1-1.5-2 सालों से अगर आप देखें तो ना तो उनकी कमेंट्री बहुत अच्छी होती है, मोटे तौर पे ऐसा लगता है कि वो लोग जो एआई बात करते हैं वो चैट जीपीटी क्लाउड की
को चलाना सीखने की ट्रेनिंग कर रहे हैं कि कैसे इसको, मतलब वो तो एक कोई भी आदमी प्रॉम्प्ट बना के उसको चलाता, बिना उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप देखिए ना, उनकी कमेंट्री में कहीं ये नहीं दिखता कि आप कैसे एआई से कर रहे हैं। इसको ऐसे समझिए, जो आपने शुरू में कहा, मैं देख रहा था सैमसंग का रिजल्ट, सैमसंग को मतलब कितना प्रॉफिट वो बनाते हैं, कम से कम 4 लाख करोड़ का प्रॉफिट है उनका, 38 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट है उनका एनुअलाइज बेसिस पे, जो 2028 तक हो जाएगा 60 बिलियन डॉलर। क्यों? क्योंकि वो चिप बेच रहे हैं। और जिस तरह से 200-300 बिलियन डॉलर के कैपेक्स हो रहे हैं यूएस में, 10-10, 20-20 बिलियन डॉलर के स्टेक खरीदे जा रहे हैं, उस फ्रेमवर्क में आप कहीं है ही नहीं, नंबर 1। तो ना तो स्ट्रेटजी में कुछ सुनाई पड़ता, आपने सही कहा, ना उनके एनालिस्ट कुछ बता पाते, मैनेजमेंट कुछ बता नहीं पाता, गाइडेंस लोअर साइड में। एक समय था, आपको याद होगा, इन्फोसिस जितना बोलता था उससे बेटर परफॉर्म करता था, हर क्वार्टर में सरप्राइज देते थे वो। अब उन्होंने नेगेटिव सरप्राइज दिया इस बार कि नहीं, हम तो 1.5% ही ग्रो कर पाए हैं, लोअर एंड ऑफ द टारगेट, और अगले साल के लिए इतना बड़ा रेंज बना दिया उन्होंने कि पता नहीं समझ में आ रहा कैसे होगा। सो मुझे लगता है कि अपनी जो आईटी कंपनी, अपार्ट फ्रॉम स्टॉक प्राइस एंड ऑल दैट, कि अभी भी मुझे उनका समझ में नहीं आता कि उन लोगों की सोच क्या है, कॉम्प्लिसेंसी है, या उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब करें क्या, कैसे करें। तो इसलिए देखिए, बाईबैक, विप्रो ने बाईबैक अनाउंस कर दिया, साइंट ने बाईबैक अनाउंस कर दिया, 30-30, 40-40 रुपए डिविडेंड दे रहे हैं। इससे थोड़ी प्राइस सपोर्ट आएगा, तो और पिट गए, और अट्रैक्टिव हो गया सर 30 रुपए का डिविडेंड लेने के लिए। सो दैट इज रियली वेरी सैड थिंग। लेकिन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सर। ये वाली प्लेट से मेरे को मन में एक क्वेश्चन आया। देखिए, क्रूड $10 10% बढ़ा है, 105-107 की रेंज में चल रहा, 20 से 24, एक हफ्ते का मैंने निकाला। और गोल्ड में देखिए, अच्छा, गोल्ड क्रूड का एकदम सीधा रिलेशन, क्रूड चलेगा तो गोल्ड नीचे आएगा, और जैसे ही वो रुकता है गोल्ड चलने लगता है, तो खैर उसको छोड़ देता है। रुपया हमारा 95 को जो पार कर रहा था, तो आरबीआई ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, तो वो गिर के आ गया 92। एक आध हफ्ता तो 92 उसने निपटाया, उसके बाद देखिए वो फिर 95 की तरफ चल पड़ा है, और 10 ईयर बॉन्ड यील्ड क्लोज टू 7%। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इस डेटा को डिकोड करते हुए आप मुझे ये समझाइए कि, मतलब इसमें बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन मेरा सीधा सीधा प्रश्न है कि अगले हफ्ते के लिए हमारे लिए बड़े ट्रिगर्स क्या हैं जिस पे मार्केट रिएक्ट करेगा। अर्निंग पे पूरा फोकस रहेगा, करेंसी पे फोकस रहेगा, या क्रूड देखता रहेगा वो वॉर के चक्कर में? देखिए, मार्केट अब कह रहे हैं मेरे को एफआई खाली क्रूड को देखेंगे। ओके, एफआई की सोच क्लियर है, क्रूड को देखेंगे। टेक का तो उन्होंने कॉल ले लिया ऑलरेडी, तो टेक का अभी कुछ कॉल नहीं है, क्योंकि इन्फोसिस, टीसीएस, इनके विप्रो के रिजल्ट आ गए। अभी बाकी जो भी कहते हैं करते हैं, उससे कुछ उनका व्यू आईटी में बदलने वाला नहीं है, ठीक है। तो 3 दिग्गज है, उन्होंने ऑलरेडी रिजल्ट हो गया, तो आईटी गॉन केस इन सेंस। अभी कुछ और फ्रेश न्यूज, कोई छोटी कंपनी आके अच्छी रिजल्ट दिखाती है, उससे कोई इसका रुझान टोटल नहीं बढ़ेगा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही रहेगा। मगर ये जो जियोपॉलिटिक्स इस एफआई फ्लोज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। और अगले हफ्ते के लिए मेरा मार्केट के ऊपर एक वो जो अपने जो स्लाइड देख सकते हैं क्या, एडवांस डिक्लाइन का। यस, एक सेकंड, इसके आगे, यस, ये देखिए, ये मेरे लिए वरीसम था। मैं पिछले हफ्ते भी शायद हाईलाइट किया था संडे के शो में, कि रिटेल जाके जम के खरीद रहे हैं। ये ट्रेडर है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मुझे पता नहीं करके मैंने कहा था, तो किसी ने रिप्लाई दिया, नहीं रिटेल तो ट्रेडर नहीं होते, रिटेल खाली इन्वेस्टर होते हैं, ऐसा कुछ दिया। तो मैंने उसको भी रिप्लाई दिया कि गलत सोच रहे आप, ऐसा नहीं है। मगर देखिए क्या है कि वो लास्ट वीक का भी डेटा ऐसा ही था, और देखिए क्या है कि जो अप्रैल 21, 22 ये सब दिख रहे डेटा, क्या है कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो वाज इन फेवर ऑफ एडवांसेस। यस, और end of the week में it has become in favor of decline. तो रिटेल डर गया है, स्पेशली इन लास्ट 2 days देखो, 12 to 1 रिवर्स हो गया, 2:1 में पहले चल रहा था एडवांस डिक्लाइन, जब रिटेल जम के पार्टिसिपेट कर रही थी, और निफ्टी थोड़ी परफॉर्म कर रही थी, मगर स्मॉल कैप, मिड कैप सब निफ्टी को बीट कर रहे थे, आपको याद होगा।
तो ये रिटेल ने जम के घुस गया थोड़ा अर्ली, क्योंकि उन्होंने सोचा कि सीज फायर और वॉर खत्म तो अभी जाने का है, मिस नहीं करने का, मगर उन्होंने गलत रीडिंग कर दिया और बाय द एंड ऑफ द वीक उन्होंने जट से निकला, इसलिए डिक्लाइंस एडवांस में उनकी पिटाई हो गई। तो ये अगले हफ्ते में निफ्टी की बात तो एफआईएस के हाथ में है ज्यादातर, समझिए, मगर ब्रॉडर मार्केट में ये रिटेल अगले हफ्ते क्या सपोर्ट कर पाएगी, क्योंकि लास्ट 2 दिन की उनके इतने लॉसेस हुए होंगे बिकॉज ऑफ दिस करेक्शन, इतनी ब्रॉडर सेट ऑफ लॉसेस, राइट। तो मेरा वही डर है कि अगले हफ्ते रिटेल थोड़ी डरे हुए स्टेटस में मार्केट से दूर रहेगी, तो ब्रॉडर मार्केट में भी प्रेशर आ सकता है, दिख सकता है। और डीआईएस की बात है कि क्लियरली वो अर्निंग्स ड्रिवन रहेंगे, और अर्निंग्स ड्रिवन में वो यही स्ट्रैटेजी उनका होगा कि एक डिसेंट साइज्ड कंपनी एक सेक्टर में अगर अच्छी अर्निंग्स और अच्छी गाइडेंस दिखाती है तो सभी कंपनी उस सेक्टर में खरीद डालेंगे, और अगर एक ने खराब दिया तो सभी में वो बुक प्रॉफिट खराब। ये बहुत बढ़िया, आईटी सब बेच दो, एफएमसीजी सब खरीद लो। तो ये, मगर यू कांट हेल्प इट ना, बिकॉज हर चीज, हर व्यक्ति सोचता है कि अरे अर्निंग्स के आने से पहले मुझे खरीदना है एक अच्छी कंपनी को, तो एक और कंपनी ने दे दिया, नेस्ले ने कर दिया, तो मैं जाके बाकी को खरीद लो। तो ये बट अनफॉर्चुनेटली इसमें सॉल्यूशन नहीं है। व्हाट दे आर डूइंग, दे हैव नो चॉइस। देखिए वो तो कंपनी रिजल्ट रिपोर्ट करके उसका इमीडिएटली तुरंत शेयर प्राइस बढ़ता है, तो बिफोर अदर प्राइसेस गो अप जाके उधर टकाटका करके खरीदारी करते हैं। तो अगले हफ्ते का भी सिचुएशन ऐसा ही होगा, बिकॉज जैसे अर्निंग सीजन आगे बढ़ रही है, डीआईएस भी थोड़ा थोड़ा कैश डिप्लॉय करेंगे। तो क्या है कि डीआईएस का सपोर्ट विल बी हाईली सेक्टर स्पेसिफिक, और मैं मानता हूं कि सेक्टर रोटेशन विल बी द की फैक्टर फॉर नेक्स्ट वीक, क्योंकि अर्निंग्स के बेसिस पे कुछ सेक्टर्स आउट परफॉर्म करेंगे और कुछ सेक्टर्स अंडर परफॉर्म करेंगे, और जो डीआईएस है वो प्रॉफिट बुक करके ही दूसरे सेक्टर में खरीदारी कर सकते हैं। ज्यादातर एक लेवल का कैश है उनके पास, मगर बड़ा खरीदारी करना है तो उनको किसी और को बेचना ही पड़ेगा। तो सेक्टर रोटेशन नेक्स्ट वीक के लिए की थीम होगी। खाली जिसमें मैंने कहा मंडे ट्यूसडे को शायद बिकॉज ऑफ द हेवी शॉर्ट्स थोड़ी शॉर्ट कवरिंग की रैली लार्ज कैप में भी आ सकती है, क्योंकि एक्सट्रीम शॉर्ट सिचुएशन है। लॉन्ग शॉर्ट का रेशियो देखा 18% ही लॉन्ग है, 82% शॉर्ट है, तो डेफिनेटली मार्केट एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में दिख रही है, तो एक बाउंस बैक। तो मेरी उम्मीद, मैं समराइज करूं कि अगला हफ्ता इतना इस हफ्ते की तरह उतना खराब नहीं रहेगा, राइट, उतना खराब नहीं रहेगा, बिकॉज पार्टली दिस शॉर्ट कवरिंग, पार्टली अर्निंग्स। ऐसे नहीं मान सकते कि, देखिए एक चीज अर्निंग्स के बारे में पहले भी हमने बात किया था नीरज जी, दैट इज द एक्चुअल अर्निंग्स फॉर द क्वार्टर इज नॉट इंपॉर्टेंट, इज द गाइडेंस व्हिच इज इंपॉर्टेंट। गाइडेंस, यस, इन्फी का प्रॉब्लम भी वो गाइडेंस ही था, गाइडेंस ही था, आईसीआईसीआई बैंक का एडवांटेज भी गाइडेंस ही था। तो ये जो गाइडेंस है, राइट, वही इंपॉर्टेंट है। और हम ये नहीं कह सकते कि सभी का खराब गाइडेंस होगा। मेरा मानना है कि किसी का भी तो गाइडेंस अच्छा होगा। एक कंज्यूमर ड्यूरेबल का पता है कि मेरे एसी का सेल्स का नंबर बहुत अच्छा दिख रहा है समर की हीट के कारण, अब मुंबई की 40 डिग्री की बात कर रहे थे, राइट, तो एसी की सेल अच्छी चल रही है, तो इमीडिएटली उसमें बाइंग शुरू हो सकती है। तो मैं कह रहा हूं कि ये समझना कि अर्निंग सीजन खराब रहेगी, बड़े वो अर्निंग सीजन की बात नहीं है, अर्निंग्स गाइडेंस सभी के सभी कंपनी खराब थोड़ी देंगे। तो डेफिनेटली आपको खरीदारी किसी सेक्टर्स में जरूर दिखेगी, बट जैसे मैं कहा, यू हैव टू वेट फॉर द बिगर कंपनी इन दैट सेक्टर। वो इट मे बी इवन मिड कैप, बिकॉज सम केसेस द लार्जेस्ट कंपनी इज आल्सो मिड कैप कंपनी, उनकी जब अर्निंग्स अच्छी आती है तो वहां पे बाइंग भी दिख सकती है। तो हाईली सेक्टर स्पेसिफिक, सेक्टर रोटेशन वाली हफ्ता मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं अगले हफ्ते के लिए। और आईटी के बारे में तो मैंने वेरी क्लियरली बता दिया मैं क्या करने का है लोगों को, राइट। तो उस हिसाब से ओवरऑल फेड का को भी कोई बैठक है नेक्स्ट वीक, जहां पे उनकी मिनट्स या कुछ आएगी अप्रैल 28-29 को। एफएमसी मीटिंग है वो, तो हाँ रेट वाली मीटिंग ही है, हाँ, वो 28-29 को है, तो वो अगले हफ्ते में आती है।
उसका थोड़ा ओवरऑल इंडिया के बारे में उतना नहीं, बट इमर्जिंग मार्केट में। बट एक बात मैं कहूँ आपको कि इंटरेस्ट रेट्स के बारे में, आपने वो दिखाया था उस स्लाइड में कि 6.98% 10 ईयर यील्ड है, मगर मेरा मानना है कि बैंकिंग सेक्टर की जो डेटा है उसमें साफ दिख रहा है कि आरबीआई रेट हाइक करे या ना करे, हो चुका है। मार्केट में रेट हाइक हो चुका है और होगा, बिकॉज जब क्रेडिट इज मोर देन डिपॉजिट, ये सर एक मोर। ये ना एक बड़ा कंसर्न है सर। देखिए 16% की ग्रोथ चल रही क्रेडिट की, मतलब इंडस्ट्री एवरेज 14-15% है, किसी आईसीआईसीआई एवरेज 16% तक है। 15% की क्रेडिट ग्रोथ और रेट बढ़ रहे हैं, डिपॉजिट उतने आपके आ नहीं रहे हैं, और आपकी एक्चुअल जीडीपी ग्रोथ कितनी है, ये बहुत गैप है सर। ये इतना बड़ा गैप नहीं हो सकता। नॉमिनल जीडीपी से 2% ऊपर क्रेडिट ग्रोथ होनी चाहिए सस्टेन बेसिस पे। तो अगर नॉमिनल हमारी मान लीजिए मैं 10 भी मान लूं, जो कि है नहीं लेकिन 10 मान लूं, तो 12, 12.5, 13% की क्रेडिट ग्रोथ सस्टेन करेगी। 16% मतलब कहीं इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। ये कहां से आ रहा है बताऊं मैं, किसी ने हाईलाइट नहीं किया है ये लोग सोच रहे हैं अरे क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है तो इकोनॉमी अच्छी चल रही है। नहीं भैया, ये क्रेडिट ग्रोथ मेरा मानना है कि ये बिजनेस बैंकिंग और एसएमई एमएसएमई हुआ है क्योंकि उनकी ऑयल रिलेटेड इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है, तो वर्किंग कैपिटल की बोरोइंग बढ़ गई है। अगर ये कैपेक्स के कारण बढ़त होती तो मैं कहूंगा ये अच्छी खबर है कि देश में कैपेक्स का रिवाइव हो रहा है, मगर ये कॉस्ट उनके बढ़ गए इसलिए बोरो करना पड़ रहा है। आईओसी को ज्यादा बोरो करना पड़ा है अपने ऑयल परचेसेस को फंड करने के लिए, एफसीआई को फंड करना पड़ा, बोरो करना पड़ रहा है, फूड यूरिया कॉस्ट, ये सब तो फूड के कॉस्ट भी बढ़ रहे, फर्टिलाइजर कॉस्ट भी बढ़ रहे, तो सबकी इनपुट कॉस्ट की बढ़त क्रेडिट ग्रोथ में दिख रही है। तो ये वो उतना पॉजिटिव सिग्नल नहीं। नॉर्मली क्रेडिट ग्रोथ बढ़ती है तो कहना है अरे इकोनॉमी तो ऑल सिलेंडर पे फायर कर रही है, बोरो कर रहे हैं लोग जम के उन्हें ये सप्लाई साइड की इश्यू के कारण आपको रहे, और इसीलिए मार्केट ने ऑलरेडी रेट हाइक कर दिया है, ये आरबीआई को करने की जरूरत नहीं है। यस 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 सर, नेक्स्ट वीक और एक बड़ा इवेंट है, आपकी जो इंडेक्स फिंगर पे इंक लगी हुई है ना, उसके एग्जिट पोल आएंगे 29th को 29th को एग्जिट पोल आएगी, मतलब 29th को मार्केट बंद होगा ना, एक दिन छुट्टी है ना। नहीं, 29 तारीख को है, ये वेंसडे को है 29 को वेंसडे है, और रिजल्ट आएंगे 4 तारीख को। आप छुट्टी 1 मई की छुट्टी की बात कर रहे हैं ना? मैं फ्राइडे की छुट्टी की बात करूं तो 1 मई को लेबर डे और महाराष्ट्र डे होता है, इसलिए मार्केट बंद रहेगा फ्राइडे को। तो एग्जिट पोल से भी हम लोग थोड़ा सा क्यू लेंगे नेक्स्ट वीक वाले शो में। और एक ही एग्जिट पोल इंपॉर्टेंट है भैया, बंगाल का। यस 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 क्या वोटिंग परसेंटेज हुआ है 90 के ऊपर सर। तो नहीं, दैट आल्सो देयर वो बिग इवेंट है, अगले इलेक्शन की रिजल्ट भी है। यस यू आर राइट, मगर नहीं, बट देखते वैसे मैंने कहा मेरा लग रहा है कि बहुत सारी बैड न्यूज अभी दाम में आ चुकी है, तो इससे ज्यादा डाउनसाइड में उतना नहीं देख रहा हूं, बिकॉज अभी 105 से 115 ऑयल गया तो बात अलग है सर। इसमें मेरा एक पॉइंट है, आप उसको मतलब आप मुझसे डिसएग्री करके उसको एक्सप्लेन करिए। मेरा मानना ये है कि ये बिल्कुल सही कि सारी बैड न्यूज हमने डिस्काउंटिंग कर ली, वॉर और इस सब की। ऑयल 115 के ऊपर भी नहीं जाएगा अनलेस की कोई कैटास्ट्रॉफिक चीज हो जाए वॉर में। वॉर की उसने मैक्सिमम चीज को डिस्काउंट ले लिया, तो 110 115 मैक्स है उसका। अब कोई बड़ा अलग से कुछ हो जाए तो फिर अलग बात है। तो सारी डिस्काउंटिंग के बाद मेरी जो चिंता सर वो ये है कि अब ये मिलिट्री वॉर से इकोनॉमिक वॉर हो गया है। और इकोनॉमिक वॉर स्लोली आपको बहुत बुरी तरीके से हिट करता है। जैसे जब बारिश में ड्रिजलिंग होती है ना, तो ज्यादा मकान गिरते हैं, कच्चे मकान टूट जाते हैं, क्योंकि वो ड्रिजलिंग जो है ना सीप इन कर जाती है। तेज बारिश होती है तो पानी बह के निकल जाता है। अब ये इकोनॉमिक वॉर है, ब्लॉकेड लगा के बैठे हैं, हॉर्मुज खुल नहीं रहा है, कोई मिसाइल भी नहीं चला रहा और चुपचाप सब बैठे हुए हैं। दैट इज डेंजरस थिंग। मुझे ये चिंता लग रही है यार, कुछ हो भी नहीं रहा और नुकसान भी हो रहा है।
नहीं, मेरा ऑपोजिट व्यू है आपका कि ये हम्म, इकोनॉमिक वॉर ही वॉर को जल्दी खत्म कर सकती है। जो कि मिलिट्री वॉर में ये मजहबी वॉर हुआ तो ईरान के लोग को भी एक हौसला बढ़ता है कि लड़ने के लिए, मगर भूखे मरेंगे, खाना नहीं है, ये वाली चीज से वो ज्यादा टिक नहीं पाएंगे। तो ये इकोनॉमिक वॉर में शिफ्ट होने के कारण मेरी उम्मीदें हैं कि ये जल्दी खत्म होगा, जल्दी बिकॉज यू विल हिट देम वेयर इट हर्ट्स, बिकॉज मिसाइल्स फायर करेंगे तो एक हौसला बढ़ता है ना मजहबी लोगों में, तो वो कितना दिन तक जलेंगे। बट अगर रोज खाने के लिए ये नहीं, ये चीज नहीं, ये वो नहीं, ये वाले इकोनॉमिक जो स्क्वीज होता है ना, हम्म, इट्स अ फार ग्रेटर इम्पैक्ट, और वो correct, टॉप के लिए तय होके आ जाएंगे। तो मेरा एक्चुअली ये अच्छी डिसीजन लिया है ट्रंप ने ही इस वॉर को इकोनॉमिक में शिफ्ट करना, बिकॉज नहीं तो उसके लिए फाइनेंशियल लॉस भयंकर था। अभी इकोनॉमिक वॉर में उसको कोई नुकसान नहीं है ना, कोई नुकसान नहीं। क्या है, खाली शिप को बैठा गया ब्लॉकेट कर रहा है, कुछ क्या नुकसान हम्म, है? ना ड्रोन की इस्तेमाल, ना मिसाइल की इस्तेमाल, ना कुछ नहीं है। तो क्या है कि, और सेकंड चीज जो मैं कह रहा हूं कि ट्रंप के लिए सबसे बड़ा मकसद वॉर जीतना नहीं है, हम्म, सबसे बड़े मकसद ऑयल प्राइस को गिराना है, बिकॉज पॉलिटिकल फॉलोआउट ऑफ द वॉर इज बिकॉज ऑफ गैस प्राइसेस गोइंग अप इन अमेरिका। यस, अगर वो गैस प्राइस को, ये हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर ये करा के अगर गैस प्राइस को वो कंट्रोल करके नीचे ला सकता है, तो वो कहेगा कि ईरान भाड़ में जाए, वॉर चलता रहेगा। क्योंकि इसको वॉर का सीन नहीं है, उसको क्या है कि इसका नेगेटिव फॉलोआउट को मैनेज करना है, और वो नेगेटिव फॉलोआउट एक है कॉस्ट, जो मिलिट्री वॉर में कॉस्ट होता है, और दूसरा है कॉस्ट, पॉलिटिकल कॉस्ट, जो गैस प्राइस। तो अल्टीमेटली वो गैस प्राइस को, मीन पेट्रोल क्रूड प्राइस को कम कराने की उसकी विक्ट्री, रियल विक्ट्री है। बताने के लिए कहेगा कि मैंने न्यूक्लियर ये वो छोटी है, बट एंड आई बिलीव दैट दिस इज अ गुड स्टेप, दिस द इकोनॉमिक वे इज द बेस्ट वे टू विन द वॉर एंड ब्रिंग द वॉर टू अ क्लोज। ये उनको पहले ही सोचना था, इतने दिन बाद उन्होंने सोचा, पहले ही उनको जाके ब्लॉकेड करके वो करना था, बिकॉज इट्स अ लाइफ लाइन फॉर ईरान ना। उसके हॉर्मुज स्ट्रेट से उसका तेल भी नहीं जाएगा, उसके फूड भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो दिस द वे दैट यू कैन स्ट्रैंगुलेट देम। सो आई बिलीव दैट दिस इज अ बेटर वॉर, बिकॉज ही डजंट नीड नेटो का सपोर्ट, ही डजंट नीड एनीथिंग, राइट। और ईरान का भी अभी इकोनॉमिक ब्लॉकेज चल रहा है, तो वहां से मिसाइल फायर करके क्या फायदा? क्या कोई फायदा ही नहीं है एक्चुअली। सर So I believe अमेरिका को that भी इसलिए समझ में आया क्योंकि एटीएफ की प्राइसेस 95% ऊपर गई है, 95 मतलब डबल, ऑलमोस्ट डबल, और 20,000 फ्लाइट कैंसिल की यूनाइटेड एयरलाइंस ने। तब भी उनको समझ में आया कि अब ये इसको जल्दी खत्म करना है, तो दूसरी तरीके से वॉर लड़ा जाए। इनफैक्ट बहुत बहुत ज्यादा बेसिक देख रहे हैं उसकी पॉपुलैरिटी, ओपिनियन पोल्स पॉपुलैरिटी में गिर, भाई गिर रही है, तो उसके लिए वो मायने रखता है, बिकॉज ही कांट अफोर्ड टू लूज द मिड टर्म इलेक्शन। फिर उसके बारे में क्या सोचेगा वो, उसके लिए बहुत प्राइड ईगो हर्ट होगा। सो इसीलिए मेरा मानना है कि बाय शिफ्टिंग दिस टू अ ब्लॉकेड एंड एन इकोनॉमिक वॉर, इट इज एक्चुअली, और वो क्या कोशिश कर रहा है कि उस तरफ जो मिलिट्री वॉर चल रही है इजराइल और लेबनान की, उसको बंद कराने के लिए टॉक्स करके कोशिश कर रहा है। तो मिलिटरीली आई डोंट सी दिस वॉर गोइंग, उधर भी कुछ एक सॉल्यूशन करा के मिलिट्री एक्शन आई थिंक अभी समझिए कि खत्म हुई हो गया खत्म हो गया। अभी। यस, तो मेरा थोड़ा ऑपोजिट व्यू है कि ये इकोनॉमिक वॉर एक जल्दी वॉर को खत्म, और हमारे लिए वॉर खत्म हो या ना हो, मेरे को ऑयल प्राइस नीचे होना है। ट्रंप को भी वही चाहिए, इंडिया को भी वही चाहिए। वी आर अलाइंड टोटली इन व्हाट वी वांट, वी वांट द ऑयल प्राइस टू। बिल्कुल सही सर। मतलब इतना ज्यादा ये जितना ड्रैग होगा उतना ज्यादा नुकसान अपने को होता रहेगा। नहीं नहीं, और एक और बात आपने कि नहीं कहा है कि 29 को एग्जिट पोल है, राइट राइट, मगर लास्ट पोलिंग डेट के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम क्या बढ़ेंगे देश में? सर आप बताइए, क्योंकि आप गेस करिए क्या हो बढ़ेंगे कि गया? नहीं? हाँ? आप गेस करिए बढ़ेंगे कि नहीं? बढ़ाना ही देखिए पड़ेगा, और पहले उस तो पे खबर 95 चल पे रही आया तो मैंने सोचा कि संभाल लेंगे, ओके। अब ये है, 105 पे टिका, तो सिचुएशन उतनी आसान नहीं है। मुश्किल है सर। देखिए बीच में किसी ने खबर चला दी कि क्या? 25-30 रुपए पर लीटर तक दाम बढ़ सकते हैं।
ये ऐसी मीडिया हाँ। में खबर चल गई, शायद एक किसी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी आ गई। तो मिनिस्ट्री ने अपने ट्विटर पे उसको तुरंत उसका खंडन किया कि ये गलत है, कोई दाम वाम नहीं बढ़ने वाले हैं, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि पेट्रोल और डीजल दोनों पर लीटर की 25 से 50 रुपए के अंडर रिकवरी है, बिकॉज हमारी सारी बाइंग 60 पे थी, हमारी क्रूड बास्केट $60 की थी, अब हमारी क्रूड बास्केट $150 की है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पर लीटर पे भयंकर अंडर रिकवरी है और सरकार ने जितना लेना था वो 1.5 लाख करोड़ का ले लिया है, अब सरकार नहीं ले सकती, तो प्राइस तो बढ़ाने पड़ेंगे अगर ये वही मैं कह वॉर रहा नहीं, 100% बढ़ेंगे। और ये, हूँ। हाँ ये बात अलग है कि एक झटके में नहीं बढ़ेंगे, लेकिन धीरे 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 तो इनको 5 रुपए नहीं, 10 मेरा रुपए डर पेट्रोल प्राइस की बढ़त के कारण इन्फ्लेशन बढ़ेगा, डीजल। वो बात अलग है, क्योंकि वो इन्फ्लेशन ही बढ़ेगा प्लस लोगों की कंज्यूमर सरप्लस घटेगी, हाँ, कंजम्पशन के ऊपर इसका इम्पैक्ट दिखेगा। मगर वो बात नहीं है। मेरा वरी क्या है कि ये रॉबिन हुड की तरह बिहेव करेंगे। रॉबिन हुड का क्या था? रॉब द रिच टू पे द पुअर। तो ये कोई पेट्रोल सेस अनाउंस ना करे टैक्स पेयर्स के ऊपर। सर आपने आइडिया दे दिया। आई डोंट थिंक निर्मला सीतारामन आपके सब्सक्राइबर है ना? सर मेरे सारे सब्सक्राइबर जेन्युइन है, कोई बॉट नहीं है, ये आपने आइडिया दे दिया कि कहीं ना कहीं से तो फंडिंग करनी पड़ेगी, लेट्स सी क्या होता है। तो रॉब द रिच टू पे द पुअर, या फिर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को बढ़ाएंगे, कॉर्पोरेट टैक्स को, या रिच के लिए अबव सर्टेन लेवल के ऊपर सरचार्ज करेंगे कि जो भी पेट्रोल सरचार्ज लगाएंगे या उसके नाम कुछ भी देंगे। सर डीजल एक्सपोर्ट तो लगा ही दिया है ना, डीजल एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट है ना, हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट पे लगाना ही है, तो दैट इज डिफरेंट। आई डोंट माइंड दैट इज ओके। बट this, who will bear the burden of this? Government, oil marketing companies, public, right? तो क्वेश्चन है ये है, तो कब इलेक्शन सामने नहीं है तो पब्लिक को जाए भाड़ में, वही सोचेंगे अभी के लिए कुछ कर देंगे। कोस हर व्यक्ति, सबको पता है, ओपन सीक्रेट है कि तेल की दाम बढ़ गई है। हाँ, तो अब उसमें क्या है कि see, because see, ultimately, let's face the facts, ना नीरज जी। फिजिकल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट का क्या होगा ना, राइट? ट्रू। बिकॉज सी हमारे लिए डबल वैमी है ना, ऑयल प्राइस विद करेंसी डिप्रिसिएशन। डबल है सर। मेरा फियर जानते हैं क्या, मेरा फियर वही था जो आप कह रहे हैं, उससे सहमत हूं कि अब ये मिलिट्री वॉर इकोनॉमिक वॉर में टर्न हो गया है तो जल्दी खत्म होगा क्योंकि इसका प्रेशर यूएस पे है। मेरा फियर ये है कि ये कंफर्ट जोन में आ गए अमेरिका वाले। ठीक है यार, चले, हमारे पर क्या फर्क पड़ता है, हमारे लिए बहुत नुकसान है ये इकोनॉमिक वॉर, हमारे लिए स्पेशली इंडिया के लिए बहुत नुकसानदायक, इसको खत्म होना चाहिए। यस, क्योंकि धीरे धीरे हम अब मतलब बेस प्राइस अगर $100 के आसपास चल रहा है तो हम अपने ओरिजिनल बास्केट से लगभग कितना 60 से 100 $40 तो मैं फ्यूचर प्राइस पे ज्यादा मान चल रहा हूँ, स्पॉट तो बहुत ज्यादा है। दैट इज वेरी डेंजरस थिंग। पीपीएससी की वेबसाइट जो सरकार वाली, क्या क्या मतलब एकदम से चेंज हो गया सारा। नहीं, 60% है प्राइस इंक्रीज। 60 40 over 60 भैया, मोर देन 60 सर। 66%। पहले जो $60 की हमारी $60-65 की बास्केट बनती थी, इंक्लूडिंग ब्रेंट, वेनेजुएलियन सब मिला करके एवरेज आता था हमारा ब्रेंट से थोड़ा सा नीचे। अगर ब्रेंट 65 पे तो हमारी इंडियन बास्केट $63 की होती थी। अब वो ब्रेंट वाला प्राइस चल रहा है $100 पे, मोटा मान लेते हैं 100 का एवरेज है, कभी 95 कभी 105, तो $100 का हो गया। ये है फ्यूचर का प्राइस। लेकिन जब स्पॉट में हम डील कर रहे हैं तो वो 120, 130, 140 ये प्राइस बन रहा, तो 60 से 120 यानी सीधे हमारी बास्केट डबल हो गई है। तो मार्केटिंग मार्जिन तो बचने का सवाल ही नहीं उठता है। आपका इतना प्रॉफिट थोड़ी था पर लीटर में कि आप उसको मैनेज कर लें, इसलिए अंडर रिकवरी बहुत बढ़ गई है। अलग अलग एस्टिमेट चल रहे हैं लेकिन मैसिव है, मैसिव।
तो अब उसमें कितना कौन बेयर करे? सरकार ने अपना पार्ट बेयर कर लिया, भाई हमने अपना टैक्स वैक्स खत्म कर दिया, एक्साइज वाला जो लगाया था, तो उनका पार्ट खत्म। कंपनियों को से बेल आउट करना इसलिए जरूरी कि अगर आप उनको पैसे नहीं देंगे तो खरीदेंगे कहां से तेल? उनको तो लिक्विडिटी चाहिए, तो उनको भी बेल आउट करना है, यानी दाम बढ़ाने हैं फिर। तो पब्लिक झेलने के लिए तैयार रहे, ग्रेजुअली धीरे धीरे। समस्या है तो है। चलिए खैर देखते हैं सर नेक्स्ट वीक क्या होता है। बहुत सारे ट्रिगर, बहुत सारी खबरें हैं और हमने बहुत विस्तार में आज चर्चा की। अगले हफ्ते फिर देखते हैं क्या होता है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और बहुत दिमाग खोल के और ठंडे दिमाग से ही काम मार्केट में करिए। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट वीक हम लोग फिल्म करते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ये शो सर के चैनल पे भी आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।